हेलो गाइस, मैं साजिद अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 004 तुलनात्मक राजनीति, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तुलनात्मक राजनीति में आरसी मैक्राइडिस का योगदान। तुलनात्मक राजनीति आधुनिक युग की देन नहीं है, बल्कि इसका अपना एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। धीरे धीरे इसके स्वरूप में परिवर्तन आया है। कहने का मतलब ये है कि तुलनात्मक राजनीति केवल आज की देन नहीं है, बल्कि ये लंबे समय से आ रही है और धीरे धीरे यानी समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन भी आए हैं। पहले तुलनात्मक राजनीति के उल्लेख को परंपरागत तुलनात्मक राजनीति के रूप में देखा जाता था और अब आधुनिक तुलनात्मक राजनीति के रूप में देखा जाता है। यानी पहले इसे परंपरागत रूप में देखा जाता था और अब इसे आधुनिक तुलनात्मक राजनीति के रूप में देखा जाता है और दोनों के बीच अनेक मतभेद देखे जाते हैं। 1995 में आरसी मैक्राइडिस ने दोनों का अंतर स्पष्ट करते हुए बताया है कि परंपरागत दृष्टिकोण गैर तुलनात्मक, विवरणात्मक, पक्षपातपूर्ण, गतिहीन तथा प्रबंधकीय है। यानी इसमें दोनों में बहुत ज़्यादा मतभेद देखे जाते थे। 1995 में आरसी मैक्राइडिस ने दोनों के अंतर को स्पष्ट करते हुए बताया है कि परंपरागत दृष्टिकोण जो था वो गैर तुलनात्मक था, विवरणात्मक था, पक्षपातपूर्ण था, गतिहीन तथा प्रबंधकीय स्वरूप का था। इन बातों पर संक्षिप्त में चर्चा आवश्यक है। परंपरागत दृष्टिकोण गैर तुलनात्मक तथा विवरणात्मक था। इसमें एक के बाद एक अनेक देशों के विवरण दिए गए होते हैं, परंतु तुलना की बहुत कम कोशिश की जाती है, इसलिए यह प्रबंधकीय स्वरूप का था। कहने का मतलब ये है इसमें देशों के बहुत ज़्यादा विवरण तो दिए गए होते हैं, परंतु तुलना की बहुत कम कोशिश की जाती है, इसलिए ये प्रबंधकीय स्वरूप का हो गया था। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ देशों के उत्कृष्ट अध्ययन किए जाते हैं, परंतु ये समझने की कोशिश नहीं की जाती कि किन्हीं खास देशों में बहुदलीय प्रणाली क्यों थी और किसी एक देश में लोकतंत्र दूसरे देश की तुलना में बेहतर क्यों रहा। मतलब किसी देश में बहुदलीय प्रणाली क्यों रही और किसी एक देश में लोकतंत्र दूसरे देश की तुलना में बेहतर क्यों रहा, ये समझने की कोशिश नहीं की जाती। इन सब बातों का अध्ययन नहीं किया जाता। परंपरागत दृष्टिकोण का दायरा अपेक्षाकृत संकुचित था। मतलब जो परंपरागत दृष्टिकोण था वो संकुचित था, उसका दायरा उतना व्यापक नहीं था और यह औपचारिक वैधानिक दृष्टिकोण पर आधारित था और यह राजनीतिक शास्त्र की विशेषताओं को व्यक्त करता है। परंपरागत दृष्टिकोण केवल सरकारों और संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित था, जबकि आधुनिक तुलनात्मक राजनीति का दृष्टिकोण अपेक्षाकृत व्यापक था। मतलब इसका दायरा, परंपरागत दृष्टिकोण का दायरा बहुत कम था, सरकारों और संस्थाओं के अध्ययन तक ही सीमित था, जबकि आधुनिक तुलनात्मक राजनीति का दृष्टिकोण का दायरा अपेक्षाकृत व्यापक था। ये न केवल संस्थाओं को अपने दायरों में समाहित कर लेती है, बल्कि राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है और ये राजनीतिक दलों पर दबाव डालने वाले समूहों, अनौपचारिक संस्थाओं और प्रतिक्रियाओं को भी शामिल कर लेती है। ये राज्यों के अंदर राज्यों के बीच की प्रतिक्रियाओं तथा संस्थाओं का बेहतर विश्लेषण करने में सक्षम था। तुलनात्मक राजनीति बहुविषयक है। इसमें न केवल राजनीतिक शास्त्र को ग्रहण किया जाता है, बल्कि इतिहास, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का भी अध्ययन किया जाता है। यानी तुलनात्मक राजनीति में बहुत सारे विषय शामिल हैं। इसमें केवल राजनीतिक शास्त्र को ग्रहण नहीं किया जाता, बल्कि इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र का भी अध्ययन किया जाता है। इसका कुछ हिस्सा राजनीतिक विज्ञान की शाखा में परिवर्तन के कारण था और कुछ हिस्सा व्यवहारिक दृष्टिकोण के कारण था। परंपरागत दृष्टिकोण संकुचित था, जो कि यूरोपियन सरकारों तक सीमित था, जिसके कारण इसके विचार और विश्लेषण यूरोप केंद्रित थे। मतलब परंपरागत दृष्टिकोण का दायरा बहुत संकुचित था, यूरोपियन सरकारों तक सीमित था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इसके क्षेत्र के दायरे में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि उपनिवेशवाद के बाद राज्यों में वृद्धि हुई, क्योंकि उपनिवेशवाद का अंत हो गया और राज्यों में वृद्धि हुई, जिससे नए सैद्धांतिक प्रश्न सामने आने लगे। अतः
परंपरागत दृष्टिकोण ये समझने का प्रयास नहीं करता था कि व्यवस्था में परिवर्तन क्यों होता है, जबकि आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में व्यवस्था परिवर्तन क्यों होता है, इन सब बातों का भी अध्ययन किया जाता था। कहने का मतलब ये है, परंपरागत जो दृष्टिकोण था उसमें यह समझने की कोशिश नहीं की जाती थी कि व्यवस्था में परिवर्तन क्यों हुआ है, जबकि आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में इन सब बातों पर भी ध्यान दिया जाता है, इन सब का भी अध्ययन किया जाता था कि व्यवस्था में परिवर्तन क्यों होता है। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।